जी, कोई बताएगा? आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है और आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. ठीक है, चलिए। आई डोंट नो व्हाई देयर इज अ लेस पॉपुलेशन, ओनली 11 स्टूडेंट्स। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये पढ़ रहे थे कि हमारे पास वाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी हमें सॉफ्टवेयर बनाने में क्यों टूल्स एंड टेक्निक्स सीख लेनी चाहिए। तो इमरजेंस ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्निक्स का मतलब ये है कि जनाब जो बिल्ड एंड फिक्स वाली टेक्निक है वो थोड़े से लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्हेन वी हैव लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर तो वो इस्तेमाल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। टेक्निक तो वही है, स्टार्टिंग। ठीक है, तो पहले हम असेंबली में लैंग्वेज लिखते थे तो छोटा सा प्रोग्राम होता था। फिर जब हमने व्हेन वी यूज्ड टू राइट इन हाई लेवल का मतलब है विच इज मोर क्लोजर टू योर लैंग्वेज यू स्पीक। असेंबली तो एक मशीन की लैंग्वेज होती है ना, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज वो थी जो नॉर्मली हम बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रैन, एल्गोल, आरपीजी, कोबोल। ठीक है, तो ये वो वाली लैंग्वेज है। दिस रिड्यूस द एफर्ट्स, ताकि समझ में आती है सारा कुछ है, लेकिन फिर भी लेकिन ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर आप बिल्ड फिक्स से यूज कर रहे हैं तो स्टिल यू विल हैव प्रॉब्लम। तो हम देखते हैं कि क्या है। तो देयर इज ए टर्मिनोलॉजी कॉल्ड कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो थोड़ा सा हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर लॉजिक को समझना या कंट्रोल अगर आसान हो तो उसको समझना आसान हो जाता है। तो हम जरा देखते हैं। पहली बात तो साइज को हमने एब्स्ट्रैक्शन से और डीकम्पोजिशन से सीखा था पिछले लेक्चर में। अब हम देखते हैं कि कंट्रोल फ्लो क्या चीज होती है। इसको मैं बड़ा कर दूं, ठीक है। साइज और कॉम्प्लेक्सिटी जब इंक्रीज होती है तो बिल्ड फिक्स काम नहीं करती है, और इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू राइट कॉस्ट इफेक्टिव एंड करेक्ट प्रोग्राम। तो कॉस्ट इफेक्टिव को लास्ट टाइम भी हमने एक्सप्लेन किया था। कॉस्ट इफेक्टिव ये होता है कि अगर आप 15 दिन में कोई कोड लिखने जा रहे हैं और उसमें गलतियां हैं, तो वो 15 दिन नहीं है जो गलतियों को सही करने में दिन लगेंगे। अगर 5 दिन लग रहे हैं तो वो फिर 20 दिन हो गए। लेकिन अगर 15 दिन में आपने सॉफ्टवेयर लिखा है जिसमें गलती नहीं है तो वो 15 दिन है। तो कॉस्ट इफेक्टिव ना रहा 20 दिन वाला। ठीक है, तो अगर सॉफ्टवेयर में बहुत सारी गलतियां हैं और उसको सही करने में मजीद टाइम लगता है तो यू पुट इन लॉट्स ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एडिशनल टाइम एंड तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता है। ठीक है, तो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी नोट कर लीजिए, कहीं जिक्र आएगा और उसको हम फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है। लेकिन बहरहाल अब ये टर्मिनोलॉजी इसलिए बोल रहा हूँ कि ये किसी वजह से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आप रिलेट कर पाएंगे कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होती क्या चीज़ है। आगे चलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिखना मतलब आपकी रिक्वायरमेंट को समझना, बैंकिंग की रिक्वायरमेंट को, इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट को समझना और उसका कोड लिख देना, ये एक काम हो गया। लेकिन उसके अलावा भी एक काम है कि उसको मेंटेन करना है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो सॉफ्टवेयर लिखा जाता है वो जैसे घर और गाड़ी होता है। ये नहीं कि बन गया बस एक दफा तो वो 20 साल चलेगा, 25 साल चलेगा, 50 साल चलेगा। उसमें छोटी छोटी चेंजेस होती हैं, एडिशनल रिपोर्ट है, एडिशनल स्क्रीन्स हैं, फंक्शनैलिटी इन्हांसमेंट कहलाती है। तो जब आप किसी सॉफ्टवेयर को इन्हांस करने चाहेंगे, उसको फीचर को ऐड करने चाहेंगे, तो ये मेंटेनेंस कहलाती है। ठीक है, तो सेकंड लाइन ये वाली जो लाइन है, प्रोग्राम्स बट नॉट इजीली रीडेबल। जब इजीली रीडेबल नहीं है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा, तो उसको समझना और मेंटेन करना आफ्टर फ्यू इयर्स, 1 साल 2 साल के बाद जिसने लिखा है वो भी भूल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कंट्रोल फ्लो ऐसा होना चाहिए जो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक टेक्निक इजाद की जिसको हमने कहा फ्लो चार्ट। यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, डिसीजन होगा, उसके बाद यहाँ जाएगा। ठीक है, तो रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज large programs in high language, it was
found it that program should pay attention to the control structure. What is control structure? कि जैसे आपको इसमें दिख रहा है ना, ये प्रोग्राम इनपुट होने के बाद देयर इज अ डिसीजन, यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, तो इट इज शोइंग यू द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम, सीधा सीधा नहीं जाएगा, ठीक है। तो प्रोग्राम कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है? प्रोग्राम कंट्रोल स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, ये वन स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट नहीं चल रहा है, कहीं वो जंप भी करेगा। द सीक्वेंस इन विच द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो सीक्वेंस स्टेटमेंट तो वही है कि जो चल रही है 1 2 3, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। लेकिन कभी ऐसा होगा कि सीक्वेंशियल नहीं चलेगा, बल्कि वो कहीं जंप करेगा, कहीं लूप चलाएगा 10 दफा, कहीं डिसीजन लेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने फ्लो चार्ट बनाया और कंट्रोल फ्लो बनाया, ठीक है। तो फ्लो चार्ट क्यों बनाया? फ्लो चार्ट इसलिए बनाया, किसी कोर्स में पढ़ा होगा आपने, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देयर हैज टू बी अ रीजन फॉर फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का मतलब क्या है कि प्रोग्राम यहाँ से शुरू हुआ, देख रहे हैं आप, ऊपर लिखा हुआ है बिगिन, नीचे लिखा हुआ है एंड, यहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, चौथा स्टेप ये है। तो कोड को जो हजारों लाइनें या लाखों लाइनें, उसको समझना आसान है, ठीक है। तो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे, लाइन नंबर ये से यहाँ तक ये वाली सीक्वेंस है, यहाँ से यहाँ तक है। तो किसी का लिखा हुआ प्रोग्राम समझना भी आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा तो मेंटेन करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्या समझ में आ रही है? समझ में ये आ रही है कि सॉफ्टवेयर लिखने से पहले ये जहन में हो कि सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स है, तो उसको लिखना कैसे है, समझना कैसे है, फिर उसको कमेंट्स कैसे डालने हैं, उसमें इंडेंट कैसे डालने हैं, इसलिए कि जब मैं दोबारा इसको 2 साल बाद देखूं तो मुझे याद आ जाए, मैं ना भी देखूं तो कोई और भी देखे तो उसको भी याद आ जाए, समझ में आ जाए। उसको तो याद नहीं आएगा, याद तो मुझे ही आएगा, मैंने अगर लिखा है तो उसको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यूजिंग फ्लो चार्टिंग one can represent design and program control structure। control structure जो अभी पीछे लिखा हुआ था, 1 पे आएगा से 2 पे आएगा, 2 के बाद वो 3 पे नहीं जाएगा, या तो 3 पे जा सकता है या 4 पे। दैट इज अ डिसीजन मेकिंग। तो ये प्रोग्राम की लॉजिक है, ठीक है ना। तो वन वुड मेंटली ट्रेस प्रोग्राम लॉजिक। तो जब मेंटली ट्रेस करेगा, इसको सॉफ्ट रन भी कहते हैं, ठीक है, या ड्राई रन भी कहते हैं। तो ड्राई रन करने से पता चलेगा अच्छा यहाँ आता है, यहाँ आता है, उसके बाद ये वाली लॉजिक लगी हुई है, ठीक है। ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसके आगे इसका देख रहे हैं आप, ये अब ये अगर इफ की कंडीशन लिखी हुई है, तो ये जो इफ ब्राउन कलर से लिखा हुआ है, तो ये नंबर 1 है, और फिर उसके बाद एंड इफ जो है वो नंबर 6 है। अगर ये है तो ये करो, अगर ये नहीं है तो बाहर निकल जाओ, 1 से 6 पे आ जाएगा और 7 पे चला जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर 2 करो, और अगर ये नहीं है तो 3 पे जाओ। अभी लॉजिक जो है ना, ये कंट्रोल फ्लो से समझाई गई है। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स जो फ्लो है, अगर उसकी डायग्राम बना के समझा दी जाए तो समझना आसान हो जाएगा। ये जो भी आपने सोर्स कोड लिखा हुआ है, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, तो वो डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल है कि मैंने लॉजिक क्या लिखी है। तो ये देख रहे हैं आप, इसको समझना जरा आसानी तो खैर बहुत थोड़ी सी है। पाथ 1 हो सकता है, पार्ट 2 हो सकता है। पाथ 1 क्या है? ये पाथ 1 है, देखिए मैं बताता हूँ, ये पाथ 1 है, 1 2 और 3 और 5 और 6, ये वाला है पाथ 1, ठीक है। दूसरा पाथ क्या है? 1 2 4 5 6, एक ये तीसरा पाथ है। तो ये पाथ एक्सप्लेन करने से सॉफ्टवेयर को समझना आसान हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बिल्ट एंड फिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। बिल्ट फिक्स में तो आप बस सुन रहे हैं और लिखते जा रहे हैं, सुन रहे हैं लिखते, आपको तो मालूम ही नहीं है कि आप बड़ी टीम का पार्ट हैं। आपको तो ये सोच ही नहीं रहे कि आप लॉजिक आसान होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए, और कस्टमर का प्रोग्राम लिखना चाहिए। तो डू अंडरस्टैंड सर्टेन टेक्निक्स? मॉडलिंग क्यों पढ़ेंगे, कंट्रोल फ्लो चार्ट हम इसमें तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल किसी वजह से पढ़ाया गया कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को कि लॉजिक क्या होती है, फ्लो क्या चीज होती है, ठीक है, ताकि आप उन टेक्निक को सीख लें और इस्तेमाल कर सकें। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आगे चलें। यहाँ तक कोई चैलेंज, कोई मुश्किल, कोई परेशानी है तो ठीक है,
आगे चलते हैं। मैं ज़ूम कर रहा हूँ कि समझ में आ रही है बच्चों को। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, वो आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी, मिल रही हैं या नहीं मिल रही है? किसी ने मुझे मैसेज किया है कि सर लोड कर दें, तो उससे ये अंदाजा हो रहा है कि आप लोगों को शायद नहीं मिल रही है, या अगर मिल रही है तो बता दीजिए कि वो खाली एक स्टूडेंट है जिन्होंने देखा भी नहीं है और वो कह रहे हैं। वीडियोस देख पा रहे हैं आप लोग जो रिकॉर्डेड है? कोई बताएगा मुझे स्टूडेंट, वीडियोस देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? जी कोई मुझे बताएगा कि आप लोगों को जो अभी तक रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं मैंने अनाउंसमेंट में डाल दिए हैं, तो मसला तो नहीं है इसमें? कोई अनम्यूट करके बता दे सर को। हेलो। नो सर। क्या नो सर? मिल रही है या नहीं मिल रही है? नो सर। सर वीडियोस अवेलेबल है एलएमएस में। अवेलेबल है, ठीक है। तो बाकी जो लोग पूछ रहे हैं उनको जरा बता दीजिएगा, कहना कि भाई सर ने लोड कर दिया। चलिए। If a program is written having a messy flow chart representation, it would be difficult to understand and debug. अच्छा ये टर्मिनोलॉजी है जो आप बस, इट इज अ टर्म कॉल्ड स्पेगेटी कोड। स्पेगेटी जैसी होती है ना, एक तरफ खा रहे हैं दूसरी का सिरा पता ही नहीं है। तो ये एक बात है कि मेसी कोड का मतलब है कि आपने लॉजिक आसान नहीं लिखी हुई और कमेंट्स नहीं है उसके अंदर। तो अब ये रूल ऑफ थंब हो गया कि कम से कम 30% कमेंट्स होने चाहिए, यानी वो एग्जीक्यूटेबल पार्ट नहीं है लेकिन उसमें आपने लिखा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रोग्रामर का नाम, डेट, कस्टमर का नाम। जब भी आप लिखते हैं तो ये सारी चीजें लिखते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कोड किसका पढ़ रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड बैंक, उसका पेरोल सिस्टम किसने लिखा गया है, मैंने अपना नाम लिख दिया है। उसके बाद किसने एडिट किया, उसका दूसरे ने नाम लिख दिया है। तो मुझे अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं पूछ लूंगा, जनाब फलाने साहब आपने ये लॉजिक लिखी थी जरा समझाइए। तो डेट टाइम लिखते हैं और डेवलपर का नाम अपना लिख देते हैं और कोई भी ऐसी बात उसमें लिखनी है तो यू आर सपोज टू राइट कमेंट्स। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में आप कमेंट लिख सकते हैं कोई भी उसकी टर्मिनोलॉजी यूज करते हुए। तो यू राइट लॉट्स ऑफ कमेंट्स एंड यू मेक इजी लॉजिक व्हिच कैन बी अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो रूल ऑफ थंब क्या है, आसान लॉजिक लगाओ जो सबकी समझ में आ जाए, कोई मुश्किल लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। और फिर उसका एक फ्लो बना के जो भी साथ हैं उन लोगों को समझा दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मेंटेन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है लोगों को? अब क्या है, ये जाहिर सी बात है, कोई जो चीज जॉब होती है ना वो एक दफा आती है, फिर उस पर अप्लाई होती है और फिर वो फिर रिसर्च यानी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हमें पता चला कि सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड आइट्रेशन। सीक्वेंस का मतलब है पहला सीक्वेंस, दूसरा यानी लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, ये सीक्वेंस हो गई। लेकिन कहीं सीक्वेंस नहीं हो सकती है, इफ एंड देन हो सकता है कि अगर ऐसा हो तो ये कर देना, अगर ऐसा हो तो ये कर देना। फॉर एग्जांपल पेरोल में चला रहा हूँ तो अगर जिसकी तनख्वाह 1 लाख है महीने की और 12 लाख है साल की, तो उस पर ये वाला टैक्स लगेगा। लेकिन अगर ये वाला है तो इस पे ये वाला टैक्स लगेगा, ये वाला है तो इस पे। तो सिलेक्शन हो गया ना फिर बेस्ड ऑन द सैलरी। आइट्रेशन का मतलब है इतनी दफा चलाओ, तो इससे आसान हो जाता है। अभी कैसे पता चलता है, तो ये करने के लिए कुछ रिसर्च बनाए होंगे। इस तरह से आपको SEI का नाम सुना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जो 90s से पिछले 30 सालों से चल रहा है। उससे पहले जो था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेबोरेटरीज, SEL कहलाता था। तो उसमें ये सारी चीजें स्टडी की जाती थी, रिसर्च तो नहीं कहूंगा मैं, स्टडी की जाती थी कि अगर इस तरह से करके देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेबोरेटरी। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेबोरेटरी का नाम याद रखे हैं, बेरी बोहेम का नाम याद रखे हैं, लिख लें कहीं, नाम कभी डिस्कस करेंगे बेरी बोहेम कौन थे और उन्होंने क्या किया। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि अगर आपने खाली सीधी सीधी लैंग्वेज रूटीन ना लिखी हो, बल्कि आपने प्रोग्रामिंग के अंदर ये स्ट्रक्चर फॉलो किया हो और एक्सप्रेस किया हो, तो इसको हम एक नाम देते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो सीक्वेंस, सिलेक्शन, आइट्रेशन, बात समझ में आ रही है? ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में आपने देखा होगा, लूपिंग क्या चीज होती है, डू व्हाइल क्या होता है। ठीक है, तो किसी वजह से पढ़ा आपने, वो इसलिए पढ़ा कि अब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, सॉरी अपनी सॉफ्टवेयर की जो कंप्यूटर साइंस है उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है, ये जनाब फॉर्मेशन है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की। ठीक है, तो ये मैंने बता ही दिया था। अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे। ये करती क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज, जरा देख लीजिए। दीज आर द एडवांटेज। ठीक है, इससे क्लैरिटी आती है, क्वालिटी आती है, और डेवलपमेंट टाइम कम लगेगा। इंप्रूविंग का मतलब है ज्यादा नहीं, कम लगेगा। ठीक है ना, आपकी जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग से कम लगेगा, क्वालिटी आ जाएगी। अभी सर बार बार कह रहे हैं क्वालिटी का मतलब है लेस एरर, तो ये कैसे आएगी? तो क्वालिटी की डेफिनेशन भी याद रखें, सॉरी क्वालिटी का वर्ड याद रखें, तो मैं डिफाइन करूंगा। वैसे तो डिफाइन कर लिया कि क्वालिटी का मतलब है कंफॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड क्वालिटी। और भी हम डेफिनेशंस देखेंगे। तो ये कंफॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट क्या चीज है? ठीक है, तो क्लैरिटी का क्या मतलब है? क्लैरिटी का मतलब है कि मैं जो कुछ लिखा हुआ है बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे किताब है, किताब के अंदर इंडेक्स है, अलग अलग चैप्टर हैं, तो उसको रीड करना आसान हो जाएगा, क्लैरिटी होगी उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि बस जो मर्जी आया मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये कैसे होगा? ये इन चीजों से होगा। अभी पिछले उसमें पढ़ के आए, सिलेक्शन, आइट्रेशन एंड ब्लॉक स्ट्रक्चर और सब रूटीन। ठीक है, तो इससे इंप्रूवमेंट आती है। तो एक रिसर्च की गई होगी, कम से कम 200 बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर ये रिसर्च की गई है और इसके रिजल्ट्स बताए गए हैं। ठीक है, तो सब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेबोरेटरी ने। यहाँ तक समझ में आ रहा है? सब मेरे साथ हैं? ठीक है, हम आगे चलते हैं। These are the advantages. Easier to read and understand, easier to maintain, and requires less time and effort to develop, and has less bug. अब ये एक स्टेटमेंट है, इसको हम देखेंगे कि कैसे होता है, ऐसा होता भी है या नहीं होता है। बट दीज आर द एडवांटेज जो लोगों ने बताया। ठीक है, ये भी रिसर्च एंड एक्सपीरियंस ने क्या शो किया जनाब? ये शो किया है कि प्रोग्राम कमिट लेस एरर्स। अभी लेस एरर क्यों है? इसलिए कि जो चीज आपकी समझ में आ रही है और बहुत ही क्लियर है, उसको लिखना समझना आसान है। ठीक है ना, और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसका सिरा नहीं मिल रहा है, तो उसको समझना आसान है। तो ठीक है, तो ये वो वाली बात है कि जनाब इफ एंड देन एल्स डू वाइल, अगर ये लिखी हुई है तो शायद ज्यादा है। गो टू स्टेटमेंट पुराने जमाने में लिखी जाती थी, यहाँ से जंप करा दो, यहाँ से जंप करा दो। ठीक है ना, तो अब ये जंप खाली कराई गई उसके बाद। लेकिन ये इफ देन एंड डू वाइल करने से स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो से लिखना आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब हम थोड़ा सा एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा ड्राई रन करते हैं, और अभी तक कोई सवाल तो नहीं है, हम थोड़ा सा तेज जाएंगे अब, क्योंकि इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। तो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को थोड़ा सा देखते हैं, क्या होता है, फेजेस में क्यों डिवाइड कर लेते हैं, चीजों को ब्रेक डाउन क्यों कर लेते हैं, ये जरा देखते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है बिल्ट एंड फिक्स में और मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस में? सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड थ्रू सेवरल वेल डिफाइंड फेजेस या स्टेजेस। ये हैं स्टेजेस। तो बिल्ट एंड फिक्स में सुना और बना दिया, सुना और बना दिया, सुना और बना दिया, जो हमने देखा था ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, गैदरिंग अलग है, फिर उस पर एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन है, फिर डिजाइन करेंगे, फिर कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस कह लें, फेजेस कह लें। ठीक है, तो वेल डिफाइंड फेजेस हैं ये। वैसा नहीं है कि बस रिक्वायरमेंट ली और कोड लिख दिया, रिक्वायरमेंट ली और कोड लिख दिया। ये है ना, ये जो बिट रिक्वायरमेंट ली और कोड लिख दिया, कोई डिजाइनिंग नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, और फिर जहाँ गलती हुई उसको टेस्ट कर दिया, सॉरी जहाँ गलती हुई उसको सही कर दिया। ठीक है, ये क्या करता है? इसका एम्फेसाइज है फ्रॉम एरर करेक्शन टू एरर प्रिवेंशन। जरा पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ। एरर करेक्शन और एरर प्रिवेंशन का मतलब क्या है? ठीक है, तो बिल्ट एंड फिक्स में क्या होता है? बिल्ट एंड फिक्स में बनाया, सॉरी रिक्वायरमेंट ली और सॉफ्टवेयर लिख दिया। ठीक है, बिल्ट एंड फिक्स में वी राइट कोड समहाउ एंड देन स्टार्ट करेक्टिंग इट। जैसे जैसे प्रॉब्लम आते जाएंगे हम उनको सॉल्व करते जाएंगे, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। ये है एरर करेक्शन।
ठीक है ना। एरर करेक्शन का क्या मतलब है? एरर करेक्शन का मतलब है लिखो और जब एरर आएगा तो उसको सही कर देना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिएक्टिव अप्रोच। ठीक है, प्रोएक्टिव अप्रोच कि भाई एरर आना ही नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन कैसे होगा, मतलब मैं एरर कैसे आने से रोकूंगा, कोई बता सकता है कि प्रिवेंशन कैसे होगा? तो लिखेंगे तो गलती तो हो ही सकती है। हाउ कैन यू if क्या ना फोकस है, emphasize has shifted from error correction to error prevention। एरर करेक्शन तो समझ में आ गया, कोई प्रिवेंशन को एक्सप्लेन कर सकता है कि सॉफ्टवेयर में एरर प्रिवेंशन कैसे होगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो प्रैक्टिसेस वो कह रही है प्रिवेंट करो। किसी के जहन में आती है कोई बात? एनीबॉडी? प्रिवेंशन क्या होता है एरर का, या कैसे होगा, सोच के बता सकता है कोई? जी, एनीबॉडी वुड लाइक टू यूज देयर ब्रेन? दिमाग यूज करें, सोचें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो किसी वजह से पढ़ रहे हैं। तो प्रिवेंशन कैसे होगा? यानी हम 4 लोग 5 लोग सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है और हम सोच रहे हैं कि अब एरर आना ही नहीं चाहिए या बहुत मिनिमाइज हो जाए, ये करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, ये करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा। तो ऐसी क्या चीज है जिससे एरर मिनिमाइज हो सकता है? कोई बताएगा मुझे? एनीबॉडी? कोई जवाब देना चाहेगा? अच्छा चलिए सर अगर हम एरर को उसी वक्त डिटेक्ट कर लें जैसे ही वो फौरन आए, अगर हम उसी वक्त उसको सॉल्व कर लें। हाँ, एक तो ये बात है कि उसी वक्त डिटेक्ट कर लें और सॉल्व कर लें, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट फेज में जाने ना दें और उसी वक्त डिटेक्ट कर लें। तो एक तो ये भी तरीका है, इसको इंस्पेक्शन एंड रिव्यू कहते हैं। एक ये टेक्निक हो गई, बात बिल्कुल सही है आपकी। इंस्पेक्शन एंड रिव्यू, नेक्स्ट फेज में जाने से पहले चेक कर लो इस फेज में कोई गलती तो नहीं रह गई, अगर गलती है तो यही चेक कर लो, आगे जाओगे तो कॉस्ट और टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो ये बात सही है, तो इसको कहते हैं इंस्पेक्शन एंड रिव्यू। चलिए एक टेक्निक बता दिया आपने, और कोई बताएगा और क्या होता है प्रिवेंशन में? चलिए अब एक एग्जाम्पल से मैं एग्जाम्पल बताता हूँ और फिर आपको सोचने पे मजबूर करता हूँ। चलिए खाना पकाना है और सॉफ्टवेयर नहीं बनाना है, अभी खाना पकाना है। खाना पकाते वक्त जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने गलती के चांस कम है, और जिसको प्रैक्टिस नहीं होगी उसमें गलती के चांस ज्यादा हैं। ये बात सही है? यस सर। ठीक है, तो पहली चीज हो गई प्रैक्टिस। ठीक है, समझना, चीजों को क्लियर करना, लॉजिक लिखना। ठीक है, तो प्रैक्टिस हो गई कि जितनी आपकी कमांड होगी लैंग्वेज के ऊपर और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़कर आया है, जितना पता होगा पहले से कि लोग कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं, तो उससे फायदा हो जाएगा, गलतियां कम से कम हो जाएंगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप बस अल्लाह का नाम लेके खाना पकाना नहीं शुरू करेंगे, बल्कि कुछ चीजें देखेंगे। मसलन बर्तन साफ और सही हैं, क्योंकि अगर बर्तन साफ और सही नहीं है तो खाने की क्वालिटी इंपैक्ट हो सकती है। इसी तरह मसाले की क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये अलग अलग चीज हो गई। एक बर्तन हो गया, मसाला हो गया, फिर रॉ मटेरियल इटसेल्फ जो भी गोश्त चावल है, ये अलग अलग देखे जाएंगे इसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्योंकि जब मिलाएंगे या जब इसको प्रोड्यूस करेंगे वो तो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन इसको अलग अलग देखना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी चीज में भी खराब हुई तो खाना खराब हो जाएगा। तो प्रैक्टिस, फिर इंडिविजुअल चीजें अलग अलग करके, और फिर एक आपका एक मेच्योर प्रोसेस, जितना अच्छा होगा जितनी प्रैक्टिस होगी। तो ये बात समझ में आ रही है? इससे प्रिवेंट कर सकते हैं गलतियों को, कर सकते हैं भाई प्रिवेंट। यस सर। यस सर। चलिए अब इसी लॉजिक को हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लगाते हैं कि भाई अगर हम पहले से पता हो कि गलती कहाँ हो जाती है, लोग कहाँ गलतियां करते हैं, पिछले 40 सालों में लोगों ने ये गलती की तो ये मत करना, इससे एरर आ जाता है ये मत करना, और ये वाली चीजों का ध्यान रखना। तो तो वो स्टडी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, लोगों ने कहाँ गलतियां की, ये मत करना और ये कर लेना, क्योंकि इससे अच्छा ही है। जैसे भी आपने इंस्पेक्शन एंड रिव्यू का, तो एक टेक्निक है जो आईबीएम के इंजीनियर ने इजाद की थी, जब उसने ये किया तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट आए, तो फिर ये टेक्निक लोगों ने अप्लाई कर ली। ठीक है,
तो हम कहते हैं सॉफ्टवेयर बनाते वक्त एरर तो आएगा, क्योंकि बड़ा है, लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो आएगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए ये चीजें कर लो तो गलती नहीं होगी। ठीक है, गलती नहीं होगी। जैसे आप कोई भी बिजली का काम कर रहे हो या आग का काम कर रहे हो, तो मालूम है कि इसमें खतरा है, तो खतरे को अवॉइड करने के लिए आप प्रिकॉशंस ले लें, तो दैट इज प्रिवेंशन। ठीक है, तो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स में गलतियां होती हैं और इसमें समझ ही नहीं आएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। प्रिवेंशन का मतलब है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिखाई इसलिए जा रही है कि अब आप गलती होने से रोकें या कम कर लें इसको। ये बात भी समझ में आ रही है हमारे स्टूडेंट्स को? There has a reason for studying software engineering. ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई? यस सर। ठीक है, चलिए। तो लास्ट लाइन लिखी हुई है, मॉडर्न प्रैक्टिसेस एम्फसाइज डिटेक्शन ऑफ एरर एज क्लोज टू देयर पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन एज पॉसिबल। उसके बाद याद रखिए, अब ये थोड़ी सी चीजें हैं जो हम जरा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बिल्ट एंड फिक्स में क्या होता है? लेफ्ट साइड पे एरर्स आर डिटेक्टेड ओनली ड्यूरिंग टेस्टिंग, दैट इज आफ्टर द डेवलपमेंट। एक्चुअली टेस्टिंग नहीं होती है, वो जब चलाते हैं उसमें एरर आते हैं तो वो उसको टेस्टिंग कहते हैं। एक्चुअली टेस्टिंग फेज होता नहीं है उसमें, बट बिल्ट एंड फिक्स में। जबकि मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिस अभी लिखा हुआ था कि डिटेक्टिंग एज मेनी एरर्स एज पॉसिबल इन ईच फेज। मैं इसको थोड़ा सा वापस लेके जाता हूँ। ईच फेज का क्या मतलब है, मैं जरा वापस लेके जाता हूँ। ये देखिए, ये टेस्टिंग एक अलग फेज है, लेकिन रिक्वायरमेंट के अंदर गलती है तो रिक्वायरमेंट में ही इसको पकड़ लो। एनालिसिस में अगर गलती है तो यही पकड़ लो। डिजाइन में कहीं गलती है तो यही डिटेक्ट कर लो और यही सॉल्व कर लो। कोडिंग एंड टेस्टिंग तो बहुत बाद में आएगी। ठीक है, तो खाली टेस्टिंग नहीं करो, हर स्टेज पे कर लो। ठीक है, तो अगर रिक्वायरमेंट आपने ले ली है तो नेक्स्ट फेज में जाने से पहले इसको इंस्पेक्शन एंड रिव्यू कर लें, तो इससे गलती के चांस कम हो जाएंगे। ठीक है, ईच फेज, यहाँ बात समझ में आ रही है? whereas in modern software development each phase, जो भी फेज है, रिक्वायरमेंट ले रहे हैं तो वहां रिव्यू कर लें, डिजाइन कर रहे हैं तो उसको रिव्यू कर लें। ठीक है, नीचे वाली लाइन जरा इंपॉर्टेंट है। कोडिंग वाज सिनोनिम्स विद द प्रोग्राम डेवलपमेंट। बच्चों कोडिंग है वही तो है प्रोग्रामिंग। वो कहते हैं नहीं, अब जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं या मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं, तो कोडिंग इज कंसीडर्ड ओनली वेरी स्मॉल पार्ट, 25-30% ऑफ द सॉफ्टवेयर। हम आगे स्लाइड में देखेंगे भी। ठीक है ना, but that's very small part। पहले जब बिल्ट एंड फिक्स इस्तेमाल करेंगे, ओके 10 मिनट रह गए, तो 80-85% जो है वो क्या, 80% क्या है? सॉफ्ट कोडिंग जो है वो बस वही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं बनते, कुछ नहीं होता। और जो बाकी 20% है वो इसकी बग रिमूवल है। यहाँ ऐसा नहीं है। मॉडर्न टेक जो प्रैक्टिसेस हैं वो कहती है रिक्वायरमेंट एक अलग फेज है, डिजाइनिंग एक अलग फेज है, कोडिंग एक अलग फेज है, टेस्टिंग एक अलग फेज है। तो कोडिंग आप देख रहे हैं 1/4 या 1/3 हो गया है। अगर 25% है तो 1/4, और अगर 30% है या 33% है तो 1/3। तो इसका मतलब है मेजर पार्ट नहीं है, पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसका मतलब है कोडिंग से पहले भी बहुत चीजों पे एम्फेसाइज करना है, और एम्फेसाइज करने से गलती को रोकना है, प्रिवेंट करना है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? सब मेरे साथ हैं? ठीक है, अब ये थोड़ी सी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की समरी पढ़ रहे हैं आज, जरा पढ़ लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। Lots of efforts and attention is now being paid to requirement specification। तो खाली कोडिंग नहीं बल्कि रिक्वायरमेंट भी सही लेनी है भाई, वो क्या रहा है समझो तो सही। बाकायदा एक रोल है विच इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट इंजीनियर, और पूरी स्टडी होती है। तो बाकायदा पीएचडी होती है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, खाली पीएचडी होती है, बल्कि उसकी टेक्निक्स में भी होने लगी अब तो। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट लेना एक अलग काम है, और एक, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, अब रिक्वायरमेंट कैसे बनेगी, डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, रिक्वायरमेंट से लेनी कैसे है, स्टेक होल्डर को इंगेज कैसे करना है, और थोड़े से वक्त में सही रिक्वायरमेंट कैसे समझनी है, और फिर उसकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है, वैलिडेशन कैसे करनी है, ये पूरी इंजीनियरिंग है। चलिए,
रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जब थोड़ा सा फ्लेवर लेंगे, अब ये मैं 7 सेमेस्टर में पढ़ाता हूँ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, लेकिन अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में थोड़ा सा एक लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि स्पेसिफिकेशन कैसे लिखनी है, ठीक है। अब दूसरा फेज क्या है, डिजाइनिंग। तो हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे लेकिन इसका फ्लेवर लेंगे, थोड़ी सी मॉडलिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि अगर एक बड़ा सिस्टम बनाना है तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम पढ़ेंगे और फ्लो डीएफडीज पढ़ेंगे, ठीक है। हम समझने की कोशिश करेंगे, बड़े सिस्टम को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो बकायदा एक फेज है। आप समझ में आ रही है कि जब बड़ा और वो लिखना है तो हमको ये सारी टेक्निक्स यूज करनी होगी। फिर ये ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस पीरियोडिक रिव्यूज एंड इंस्पेक्शन आर बीइंग कैरिड आउट। तो अगर मैंने रिक्वायरमेंट ली है तो मैं डिजाइन में नहीं जाता हूँ जब तक कि मैं रिव्यू ना कर लूँ, किसी को दिखा ना दूं कि भाई मैंने ये लिखा है, जरा देख लो रिक्वायरमेंट पूरी है कि नहीं है, इसमें कोई गलती तो नहीं है। पहले वाले बिल्डर फिक्स में तो ऐसा था ही नहीं, मैं ही सारा था, रिक्वायरमेंट लेता था और कोडिंग शुरू कर देता। यहाँ अलग अलग रोल हैं। ये रोल है क्वालिटी एश्योरेंस का, SQA कहलाता है। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियर एक अलग रोल है, आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट या सॉफ्टवेयर डिजाइनर एक अलग रोल है। डिजाइनर नहीं कहते हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट कहते हैं, जो पूरे इसको आर्किटेक्ट करता है। तो पहला रोल हो गया, इसको BA भी कहते हैं, पहले वाले रोल को रिक्वायरमेंट इंजीनियर भी कहते हैं और बिजनेस एनालिस्ट भी कहते हैं, यानी बिजनेस को फोकस करते हुए उनकी वीकनेस को आइडेंटिफाई करता है, पहला रोल। दूसरा रोल क्या है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है और सारी इसको समझना होता है। नीचे वाला जो रोल है इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, SQA इंजीनियर। SQA इंजीनियर क्या करेगा, ये देखेगा कि आपने जो भी आर्टिफैक्ट बनाया है या जो भी SRS बनाई है उसमें गलती तो नहीं है। उसकी ट्रेनिंग अलग होती है, क्या देखना है, कैसे देखना है। अब ये बात समझ में आ रही है कि रोल भी मुख्तलिफ है, ट्रेनिंग भी मुख्तलिफ है, तो ये बिल्ट एंड फिक्स से बहुत मुख्तलिफ है। तो दैट हैज डिफरेंट स्टेजेस और फेजेस एंड दैट हैज वेरी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। थोड़ा सा इसको रियलाइज कर पा रहे हैं द एडवांटेज, ये हर आदमी अलग अलग है। ये वैसे ही जैसे गली के कोने पे एक डॉक्टर है जो MBBS करके आ गया, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता दिल का अगर मुझे आर्जा होगा तो मैं जाऊंगा गली के कोने वाले के पास या किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाऊंगा। दिल का अलग है और हड्डियों का अलग है और ENT अलग है। तो पहले तो बिल्ट एंड फिक्स में एक ही आदमी था जो गली का डॉक्टर था, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड रोल है ना। रिक्वायरमेंट वाला अलग है, आर्किटेक्ट वाला अलग है, SQA वाला अलग है, कोडर अलग है, टेस्ट इंजीनियर्स अलग है। रियलाइज कर पा रहे हैं ये थोड़ी सी चीजों को कि प्रोफेशनलिज्म क्या चीज है और सॉफ्टवेयर अच्छा और बड़ा बनाने के लिए रोल क्यों जरूरी है। थोड़ा समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं? यस सर। थोड़ा और आगे चलते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हैज बिकम सिस्टमैटिक स्टैंडर्ड टेस्टिंग टेक्निक। तो हम थोड़ी सी टेक्निक पढ़ेंगे क्योंकि ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि रिक्वायरमेंट कैसे लेंगे, डिजाइनिंग थोड़ी सी देखेंगे, कोडिंग नहीं करेंगे, कोडिंग कहीं और आपने पढ़ी हुई होगी किसी कोर्स में, ठीक है। टेस्टिंग थोड़ी सी देखेंगे, टेस्ट केस कैसे बनाया जाता है, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। एक लेक्चर होगा इसमें हम देखेंगे स्क्रीन है तो उसको कैसे टेस्ट करना है, इसके ऊपर कुछ टेस्ट केसेस लिखे जाएंगे, तो हम थोड़ी सी देखेंगे टेस्ट केस होती क्या भला है। तो जब आप FI पे करेंगे तो FIP में आपको टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे, ठीक है। नीचे वाली चीज जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए, विजिबिलिटी क्या चीज होती है। विजिबिलिटी, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, थोड़ा सोचेंगे कि सॉफ्टवेयर में भी कोई चीज विजिबिलिटी होती है और क्यों जरूरी है किसी चीज की विजिबिलिटी। और पहले वाले में तो कोई डॉक्यूमेंट बन ही नहीं था, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो जरा ध्यान में सोचिए कि व्हाट इज विजिबिलिटी इन सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, इसका एडवांटेज क्या होगा, जरा सोच के बताइए। फिर हम पढ़ेंगे, जब सवाल ध्यान में आ जाए तो फिर हम देखेंगे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसका कोई स्टैंडर्ड टेम्पलेट होना चाहिए। और IEEE ने 20-25 साल में मेहनत करके बहुत सारे PhD बैठ के एक टेम्पलेट बनाया होगा उस डॉक्यूमेंट का, SRS का, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का, उसका एक स्केलेटन बनाया होगा। तो वो क्यों जरूरी है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है जो लोगों ने बहुत मेहनत करके बनाए हैं, अब आप तो उनको सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। व्हाट इज विजिबिलिटी, क्या समझ में आ रहा है। एक मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ 50 मंजिला, तो व्हाट इज विजिबल, और एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ बहुत कॉम्प्लेक्स,
तो दोनों में कौन सी चीज विजिबल है, कौन सी चीज विजिबल नहीं है, तो बताएगा व्हाट इज विजिबिलिटी। अगर मैं देखना चाहूँ सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट आधा हो गया है तो क्या करूंगा, और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट देना चाहूँ कि आधा हो गया है तो कैसे देखूंगा, कैसे विजिबिलिटी आएगी, कोई सोच के बताएगा। सर अगर सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट देखें तो अगर उसमें जैसे 50 मंजिला बिल्डिंग है तो उसमें से जब आधे तैयार हो जाएंगे तो हमें देख के आइडिया हो जाएगा। और अगर हम सॉफ्टवेयर में बात करें तो सर जैसे उसके मुख्तलिफ फेजेस से हमें आइडिया हो जाएगा, हमने जो उसमें मॉड्यूल्स बनाए होंगे कि उसमें से कितने मॉड्यूल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, सिविल इंजीनियरिंग में विजिबिलिटी बहुत आसान है ना, गाड़ी लेके गए, जरा देखा, पूछ लिया, उसमें विजिबिलिटी बहुत आसान है, फिजिकल है ना। उसने कहा 50% तो 50 की 25 मंजिलें तो बनी गई होंगी, चीजें मुकम्मल हो गई होंगी, जो वो कह रहा है उसको देख सकता हूं मैं। सॉफ्टवेयर में जो कह रहा है कैसे देखूंगा, सर आधा हो गया है तो मैं क्या करूंगा, तोलूंगा, कैसे देखूंगा, यही है। आपने कहा डिफरेंट मॉड्यूल, तो डिफरेंट मॉड्यूल को फिर डिवाइड करना होगा, जिसको कहते हैं ना डीकम्पोज करना, तो वही एब्स्ट्रैक्ट करना होगा, डीकम्पोज करना होगा ना, यानी अपनी बिल्डिंग को जैसे मंजिलों में या फ्लोर्स में डिवाइड करिए, तो यहाँ पर आपने कहना होगा कि ये वाला मॉड्यूल, ये वाला मॉड्यूल, ये वाला मॉड्यूल, फिर उसकी रिक्वायरमेंट, फिर उसकी डिजाइन और सारी चीजें। ठीक है, तो विजिबिलिटी लानी पड़ेगी, इतनी आसान नहीं होगी। ये बात समझ में आ रही है। हमारे इंटेंजिबल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में विजिबिलिटी आसान नहीं होगी, विजिबिलिटी नहीं होगी तो कंट्रोल नहीं होगा और डिलेज आते जाएंगे। यहाँ ये वाली बात समझ में आ रही है। यस सर। ठीक है, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं, जिसको देख के मैं बताऊं कि हम कौन सी मंजिल तक पहुंच गए। वो डॉक्यूमेंट शायद सिविल इंजीनियरिंग में जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ जरूरी है, कुछ चीज देखने के लिए मुझे नजर आए, डिजाइनिंग रिक्वायरमेंट और ये सारी चीजें, तो आई नीड टू हैव सर्टेन विजिबिलिटी थ्रू सम स्टैंडर्ड्स एंड कंट्रोल्स। ये बात समझ में आ रही है यहाँ पर। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक पूरा कोर्स है जो मैं 8वें सेमेस्टर में पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पर उसकी एक लेक्चर 2 लेक्चर में पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट होता क्या है और कैसे मैनेज किया जाता है। तो FIP को, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, थोड़ा सा ये देखेंगे, और उसमें टाइम एस्टिमेशन कैसे होगी, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, उसकी परफॉर्मेंस कैसे होगी, ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। तो पिछले वाले बिल्ड एंड फिक्स में तो ये सब नहीं हो रहा था, यहाँ पर तो रिक्वायरमेंट अलग से ली जा रही है, डिजाइनिंग अलग से की जा रही है, टेस्टिंग अलग से की जा रही है, और उसको मैनेज किया जा रहा है। यहाँ तक थोड़ा सा डिफरेंस फील कर पा रहे हैं हम लोग, समझ भी पा रहे हैं इसको कि इसमें बेहतरी क्यों आएगी, प्रिवेंशन क्यों